हरे कृष्णा। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। गर्दन और स्पाइन सीधी, आंखें बंद। हम 2 बार प्राणों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए, इस तरह की भावना करते हुए कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें याद हो जाएगा और हम नेट और जेआरएफ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, होमवर्क करके आए हैं सब लोग? होमवर्क कर लिया है सब लोगों ने? यस मैम। ठीक है, और बाकी? टाइप्स ऑफ रिसर्च था ना हमारा। हाँ, यही होमवर्क दिया था ना मैंने। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो पहला बताइए क्या होगा? बेसिक फंडामेंटल। बेसिक और फेज 1। नहीं, इसे आपको फेज, ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च नहीं है। वो जो हमने कल पढ़ा था ना, वो दूसरी चीज है। मतलब वो क्या क्या स्टेप होना चाहिए रिसर्च में। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। कैसा रिसर्च है ये जो हमने? बेसिक है सर, बेसिक। बेसिक है मैडम, बेसिक अच्छा, रिसर्च है। बेसिक है और इम्पेरिकली भी लिखा हुआ है ना। यस मैम। तो मेथड में क्या होगा? मेथड पे एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड। मेथड में बेसिक भी है और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल भी है। ठीक है, चलिए दूसरा, टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन द योगा टेक्स्ट। थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल है मैम। ठीक है, थ्योरेटिकल है और क्वालिटेटिव भी होगा। हाँ, क्वालिटेटिव भी हो सकता क्वालिटेटिव एंड किसी को कोई डाउट है सेकंड में? यस मैम, ये क्वालिटेटिव कैसे है? थ्योरेटिकल है ये तो ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव में थोड़ा डाउट है कि क्वालिटेटिव होगा कि क्वांटिटेटिव होगा। किसी के पास इसका आंसर है? बताइए आप लोग। मैम ने वो जो ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल दिया था ना, रिव्यू वाला, रेटिंग वाला, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो आप। देखो, आप इसमें जो टू इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ माइंड एज प्रेजेंटेड इन द योगा टेक्स्ट, ठीक है, तो ये योगा के टेक्स्ट के बेसिस पे जो है ये नेचर ऑफ माइंड का पता करना है ना, जो लिखा हुआ है उसमें हमारा मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर तो कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 या कुछ मीन मीडियन मोड का तो काम नहीं है। इसमें कोई मैथ्स नहीं लगाना है ना हमें। यस मैम। ये तो टेक्स्ट है ना, जो योगा टेक्स्ट है उसके बेसिस पे है। मान लीजिए हो सकता है पतंजलि योग सूत्र का हो, या हो सकता है हठ योग प्रदीपिका, जो भी कंपेयर करना हो, जो भी हमारे योगा टेक्स्ट बुक है उससे पता करना है ना, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे यहाँ रिसर्च हो रहा है ना। यस मैम। तो ये क्वालिटेटिव होगा। आया समझ में? ओके ओके मैम। अब है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्राह्मी प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक विथ हमिंग साउंड ऑन मेमोरी ऑफ स्कूल सेंटेंस। एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल। अप्लाइड। एक्सपेरिमेंटल होगा, ठीक है, और अप्लाइड। अप्लाइड होगा, ठीक है, चलिए वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है थर्ड में? किसी को भी हो तो बताइए। मैम दोनों ही होगा ना ये, एक्सपेरिमेंटल प्लस अप्लाइड? हाँ, आपको ठीक। 3 तरह से मैं बताई थी ना, क्या क्या था? यस, स्कोप, अप्रोच और वो मेथड। हाँ, मेथड। ठीक है।
तो ये स्कोप के बेसिस पे अलग होगा, अप्रोच के बेसिस पे अलग होगा और मेथड के बेसिस पे अलग होगा, ठीक है। फोर्थ है टू इन्वेस्टिगेट हाउ कॉर्टिकल थिकनेस इंक्रीजेज विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन यूजिंग एफएमआरआई, एक्सपेरिमेंटल। 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 वेरी गुड। और क्वांटिटेटिव होगा क्वालिटेटिव होगा? क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, हाँ। क्वांटिटेटिव, ठीक है। चलिए, to understand the experience of a yogi in a year long retreat through an interview, ये क्या होगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। कैसे होगा क्वालिटेटिव? ऐसा कौन सा वर्ड है जो बोल रहा है कि ये क्वालिटेटिव होगा? थ्रू एन इंटरव्यू। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हम्म। सबको क्लियर है ना ये? यस मैम, यस मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हमारा 5 ही था ना? हाँ, ठीक है। ये आपके आंसर्स दिए हुए, मैं स्लाइड शेयर करूंगी तो आ जाएगा आपके पास। आज ये पेपर शेयर कर दी थी मैं आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पेपर, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस कल हो गया था हमारा। पहला प्रोसेस क्या था? प्लानिंग। मेथोडोलॉजी प्लानिंग। और दूसरा डाटा कलेक्शन। कलेक्शन। और तीसरा फेज स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना? यस मैम। अब देखिए, इसमें जो लिटरेचर रिव्यू लिखा है ना, मैंने बताया ना लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ठीक है। आज हम लिटरेचर रिव्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए आपका, ये पढ़ा दिया है मैंने। डुएबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो नॉवेल वाला हमने पढ़ा था, ठीक है। सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में कैसे करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा लिटरेचर रिव्यू। अब बताइए, लिटरेचर रिव्यू जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है? मतलब उसके रेफरेंस में पीछे, मतलब आगे उसके पहले कोई रिसर्च हुआ या उसका रेफरेंस लेना। ठीक है। और मैम, उससे पहले जो रिसर्च हो चुके हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, उससे उस टॉपिक पे पहले कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं और हमारा जो टॉपिक है उससे वो किस प्रकार के अलग है, उन्होंने कौन से टूल्स यूज किए हैं, कौन सा मेथड यूज किया, कैसे डाटा कलेक्शन किया, इन सब के लिए थोड़ा लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का क्या होता है कि जो भी हमारा जो है टॉपिक होता है, जैसे पहले दिन हमने बोला था इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज। अब इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ये रिसर्च क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि मेडिटेशन का डायबिटीज पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब इस पे हम काम कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो जो हम पहला शुरुआत करते हैं वो करते हैं लिटरेचर रिव्यू से। लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं कि हमें ये नहीं पता होता है कि जो टॉपिक है उसमें कितने सारे रिसर्च हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, थ्योरेटिकल रिसर्च है। हमें जो असेसमेंट टूल यूज करना है वो जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है उनके टूल से कैसे डिफरेंट है, या उसी टूल को हम लोग को रिपीट करना है। और जहां तक भी लास्ट रिसर्च हो चुका है, जो लास्ट पेपर, मतलब मान लीजिए कि आज सितंबर 2024 है, तो आज तक का पेपर आपको दिखता है कि क्या क्या रिसर्च हुआ है अभी तक में, है ना। तो उसके बाद हम लोग को और एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे इसमें ऐड करना है, कैसे ये लिटरेचर हो सकता है, जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन सोचा हो उसमें ऑलरेडी जो है 10 रिसर्च हुई हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो है ये तो ऑलरेडी हुआ रिसर्च है, तो आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ के ही पता चलेगा कि कहाँ मिसिंग है, जो मेरी सोच है, ठीक है, वो जो है कैसे इस जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है उसको कैसे यूनिक बना सकता है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, क्या क्या मीडियम होता है करने का, और क्या फॉर्मेट है लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है। तो ये लिटरेचर रिव्यू का जो है डिफिनेशन दिया हुआ है कि लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ पब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू समरी, क्लासिफिकेशन एंड
कंपैरिजन ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो हमने अभी डिस्कस किया है वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमें मतलब इसको कैसे करना है, डिफिनेशन उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन इसको करना कैसे ये आपको आना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसको कब करना चाहिए? हमने 3 फेज पढ़ा ना, 3 फेज होता फेज है। 1 में, प्लानिंग के बाद फेज 1 फेज में ही 1 करना चाहिए, जब हम फेज प्लानिंग 2 कर रहे होते हैं ना फेज 2 तभी। और फेज 3 में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैम पहले से हम प्लान कर रहे हैं कोई चीज़, उसके बारे में हमें पहले से उसका पास्ट तो पता होना चाहिए। जैसे मुझे किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो उससे पहले क्या रिसर्च हुआ, मैंने कोई प्लान बनाया, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना, ताकि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हूँ, उसका करने का तरीका ठीक है। ठीक है। वो तो हमें इसलिए फर्स्ट में ही सोचना चाहिए, फेज 1 में। क्योंकि आगे तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वो हम गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ही मतलब है। देखिए क्या होता है कि ये लिटरेचर रिव्यू तीनों फेज में होता है। अब तीनों फेज का लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। जो पहला फेज है उसमें 80% लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को सब कुछ पता करना होता है उसमें। ठीक है, जो दूसरा फेज और तीसरा फेज है उसमें भी हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि डेटा का जो रिजल्ट हमारा आता है, ठीक है, उसको दूसरे पेपर से भी हमें एनालिसिस करना होता है कि दूसरे पेपर में क्या आया, उनका कंक्लूजन क्या आया था। ठीक है, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और जो रिसेंट पेपर है उस जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसमें जो सबसे रिसेंट पेपर होगा वो भी देखना होगा उस टॉपिक पे कि उनका पेपर आपके पेपर से कैसे डिफरेंट है। तो वो आपको पता चलेगा आपके रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि फेज 1 तो प्लानिंग प्रोसेस है, आप सोच रहे हैं, आपके पास कोई कंक्लूजन रिजल्ट नहीं है। ठीक है, आप जब फेज 3 में आते हैं तो आपके पास आपका रिजल्ट आता है, तब आपके पास आपका कंक्लूजन आता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय आपको जो है देखना होता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिसेंट पेपर है उससे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, या वो पेपर आपका ओके। उस पेपर से कैसे डिफरेंट है। तो लिटरेचर रिव्यू हम तीनों फेज में करते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है परसेंटेज का कि 80% लिटरेचर रिव्यू हमें फेज 1 में ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द 3 फेजेस जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये कब करते हैं? व्हेन इट इज डन इन ऑल द 3 फेजेस, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेटा कलेक्शन। बिफोर आपका हो गया प्लानिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग हो गया आपका जो आपका फेज 2 है, और आफ्टर डेटा कलेक्शन मतलब हो गया जब आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मैम ये अप्लाई थ्योरेटिकल रिसर्च में भी होगा? नहीं, देखिए लिटरेचर रिव्यू आपका थ्योरेटिकल रिसर्च में भी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो कंक्लूजन है और ये है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई थ्योरेटिकल रिसर्च भी करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू तो उसमें भी करना पड़ेगा आपको। सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन क्या है कि इसमें न्यूमेरिकली जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो बाद में आता है। जैसे आप मान लीजिए 2 टेक्स्ट बुक का एनालिसिस कर रही हैं, ठीक है, कि पतंजलि योग सूत्र और घेरन संहिता में क्या फर्क है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो जो लिटरेचर रिव्यू है आपने तो ऑलरेडी टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, जो लिटरेचर रिव्यू है बस इसमें इतना फर्क होता है कि इसमें जो है हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होता है जो एक्सपेरिमेंटल वाला है, लेकिन करना हम लोग को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है और थ्योरेटिकल रिसर्च में भी होता है। ठीक है, मैम थ्योरेटिकल रिसर्च में आफ्टर और ड्यूरिंग टाइम में भी करना पड़ता है? नहीं नहीं, ये थ्योरेटिकल रिसर्च में भी आपका होता है। इसलिए होता है कि मान लीजिए कि सेम स्टडी है आपका, ठीक है, सेम स्टडी है, हो सकता है कि कुछ जो पहले स्टडी हुई हो कुछ पॉइंट छूट गया हो उनका। अब जैसे कपाल भाती का बहुत सारा रीजन दिया हुआ ना कि कैसे करते हैं, और अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीज दिया हुआ है ना। तो हो सकता है कि जो पहला मतलब आपकी नॉलेज उससे ज्यादा बेहतर हो, या किसी बुक को उन्होंने छोड़ दिया हो, किसी और बुक में भी दिया हो, तो आप तो एक एडिशनल नॉलेज उसमें ऐड कर रही है ना, तो ड्यूरिंग और आफ्टर भी होगा आपके भी केस में। ठीक है, लेकिन जो है, हाँ, लेकिन ये है कि थ्योरेटिकल रिसर्च में उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलता है आपका रिजल्ट क्या है ना। तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज्यादा है, करना तो आपको दोनों में है।
ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि हमने पहले दिन ही बात किया था कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहिए और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या पॉइंट होना चाहिए उसका, तो एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें कि इसका पर्पस ये होता है टू नो व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड टू बी डन, ठीक है, क्या हो चुका है और क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है आपका लिटरेचर रिव्यू का कि पर्पस क्या है, टू एंश्योर नोवेल्टी, अवॉइड डुप्लीकेशन। ये भी पॉइंट सही है आपका कि आपकी स्टडी में नोवेल्टी लाने के लिए और डुप्लीकेशन नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि जो पहले रिसर्च हो चुका है उसी को फिर आप डुप्लीकेट कर रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना होता है। अब टू अंडरस्टैंड द फील्ड, कोई भी टॉपिक आपका हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कोई भी टॉपिक पे आप अगर कर रहे हैं रिसर्च, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रिसर्च गैप क्या होता है, किसी को कोई पता हो? मैम मे बी रिसर्च गैप होता है जब हम एक किसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कोई चीज दे रहे हैं, योगा थेरेपी वगैरह, तो वो टाइम पीरियड जो होगा वो रिसर्च गैप होगा। नहीं, रिसर्च गैप होता है जैसे मान लीजिए के दौरान जैसे मैडम कोई रिसर्च हो चुका है हाँ और उसके कुछ आंसर जो अनआंसर्ड रह गए हैं, कुछ आंसर रह गए, ठीक है आपका रिप्लाई। रिसर्च गैप होता है कि मान लीजिए आप 2 पेपर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने जो रिसेंट पेपर पढ़ा, ऐसे तो हमें कहा जाता है कि 5 साल तक का ही पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि 5 साल पहले जो हो चुका है वो अब नया नहीं है, ठीक है। तो जो लिटरेचर रिव्यू होता है कोशिश करना चाहिए कि करेंट रिसर्च का ही करना चाहिए, बहुत पुराना रिसर्च कि 10 साल पहले हुआ हो, 15 साल पहले हुआ, उतना पुराना अगर उस टॉपिक पे कम रिसर्च हुए तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आपका टॉपिक कॉमन है और उसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि 5 साल से पुराना रिसर्च ज्यादा हम लोग को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च गैप होता है, मान लीजिए कि आपका कपालभाति पे 10 रिसर्च हुआ है और 10 रिसर्च में कुछ जो है आपका 10 रिसर्च में जो है कुछ ऐसा रहा हो कि आपको पता है लेकिन वो पेपर में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं रिसर्च गैप। मान लीजिए आपने 10 पेपर पढ़ लिया, 10 पेपर में आपको लगा कि आपका नॉलेज इससे ज्यादा अच्छा है और जो पेपर में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन आपको पता है वो चीज कि वो है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिसर्च गैप कि 2 पेपर के बीच में, 2 पेपर के फाइंडिंग के बीच में कुछ ना कुछ गैप, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना जो आपको तो पता है लेकिन वो गैप आ गया है दोनों पेपर के बीच में, जो रिसेंट पेपर है आपको, समझ रहे हैं आप लोग, उसको रिसर्च गैप बोलते हैं। फिर है डीलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी समझ में आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, रिसर्च क्वेश्चन था ना, तो उसमें क्या है, डीलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके जो है, उसके जो आपके लिमिटेशंस है या जो लिमिट्स है उसको आपको खत्म करना, उसको पता करना। हाँ, मींस मैडम क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना। हाँ बिल्कुल। गेनिंग मेथोडोलॉजिकल इंसाइट, अब आपको मान लीजिए कि आपने कुछ कपालभाति का ही सोचा कि कपालभाति का क्या असर होता है या जैसे कि मेडिटेशन का क्या असर होता है डायबिटिक के पेशेंट पे, ठीक है। तो अब इसका मेथड क्या होगा आपको तो पता नहीं है, एज ए रिसर्चर हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें तो पता नहीं होता है ना कि हमें इसको कैसे करना है। तो हमको मेथोडोलॉजिकल जाने के लिए कि इसमें क्या सैंपल साइज होना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए, इसको RCT स्टडी रखना चाहिए, इसको हॉस्पिटल में करना चाहिए या कहीं, मतलब ये सारी चीजें भी हमें जो मेथड्स है, ठीक है, वो कहाँ से पता चलता है, वो हमें पेपर पढ़ के लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है, ठीक है। जैसे आपका ये मैथोलॉजिकल इंसाइट में दिया हुआ है, डिजाइन क्या है, मेथड क्या है, टूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसके बाद वेरिएबल्स का ही क्लास होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च बाय अदर्स, ये आपका इतना है कि क्यों करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, क्या पर्पस है, ठीक है। अब जैसे हमारे जो रिसर्च के सर थे ना हमारे एसवाईसा में, तो उनसे कभी भी हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते थे कि सर इसको कैसे करें, ये कैसे होना चाहिए, तो सर का बस एक आंसर होता था, लिटरेचर रिव्यू। कोई भी हम जाते थे पूछने के लिए कि सर ये कैसे होगा, तो सर एक ही चीज कहते थे, लिटरेचर रिव्यू। सर का रिप्लाई सबके लिए एक ही होता था, लिटरेचर रिव्यू।
क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है कि ये कैसे होगा, आपको लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। आप जब तक दूसरों का पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपको अपना रिसर्च नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग समझ गए कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू है क्या। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, इसको कैसे करते होंगे बताइए आप लोग, कोई आइडिया हो, सोचिए। कोई भी एक बताइए, कोई। मैडम मैम गूगल स्कॉलर या फिर शोध गंगा वगैरह में रिसर्च पेपर फाइंड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर्च कीवर्ड टाइप करके, अगर हम सर्च अच्छा, कीवर्ड एक सर्च ही एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ कोई तरीका नहीं है प्रोसेस में। मैम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, वेरी गुड। और चलिए, ये प्रोसेस है। देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ ये सारी क्वेश्चन कि रिसर्च ऑलरेडी जो है ना, आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस समझते हैं, जब तक आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करेंगे ना, आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वर्ड को थोड़ा पकड़िए कि लिटरेचर रिव्यू है, प्रोसेस है, तो इसका प्रोसेस कैसे होता होगा, कैसे करते होंगे हम लोग लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, आप जब सोचते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है चीजें। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो अब देखिए प्रोसेस कैसे होता है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है। हमने गूगल स्कॉलर खोला है, अब जैसे हम गूगल करते हैं कोई चीज, तो हमें पता होता है ना कि हमें क्या सर्च करना है। ऐसे थोड़ी ना खोल के हम लोग को पता नहीं हो कि क्या करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है। ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑनलाइन डेटाबेस। ऑनलाइन डेटाबेस क्या क्या है आपका, जैसे गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। पबमेड सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, जितने भी जर्नल पबमेड में होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आलतू फालतू नहीं दिया जाता है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट। और पबमेड में जितने जर्नल्स होते हैं वो अच्छे जर्नल्स माने जाते हैं, अगर आपका पबमेड में लिस्टेड है तो। ठीक है, गूगल स्कॉलर में तो फिर भी बुक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। जब आप सर्च कीजिएगा ना कोई चीज, आपको दिखाऊंगी मैं करके वो कैसे करते हैं। तो जब आप कुछ सर्च करते हैं ना, तो गूगल स्कॉलर बुक्स भी दिखा देगा। उसके बाद फिर आपको मतलब उसमें सारी चीज वो इंक्लूड कर लेता है, जब भी उसमें कीवर्ड हम डालते हैं तो। लेकिन पबमेड में ऐसा नहीं है, पबमेड को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। साइंस डायरेक्ट है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, साइकनेट है, एरिक है, ये सब जो है ना, ये सारे जो है आपके गूगल स्कॉलर के तरह ही है। इसको ऑनलाइन डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप गूगल स्कॉलर भी ऐड कर सकते हैं, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, साइकनेट। ठीक है, इसमें आप गूगल स्कॉलर भी कर सकते हैं। लिटरेचर कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑफलाइन मीन्स। ऑफलाइन मीन्स में जैसे कि अभी किसी ने बताया ना मुझे कि लाइब्रेरी में भी, जैसे कि हम लोग के लाइब्रेरी में बहुत सारे जो है थेसिस रखे हुए हैं, बहुत सारे जो है जर्नल, जो अच्छे अच्छे पेपर है वो सारे रखे हुए हैं। तो अगर हमें ये सारा चीज तो ऑनलाइन हो गया कि हम घर में बैठ करके कैसे करते हैं, है ना। एक मिनट में इसको ये देखिए, ये सारा चीज आपका ऑनलाइन हो गया। पबमेड, साइंस डायरेक्ट, साइकनेट, ये सब जो है, गूगल स्कॉलर, ये सब ऑनलाइन हो गया। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में भी आपको प्रिंट जर्नल मिलते हैं वहां पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम फिल्टर कैसे करते हैं। कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज। ठीक है, तो इसमें जो है कीवर्ड क्या क्या होगा, क्या क्या हम डालेंगे गूगल स्कॉलर पे। डायबिटीज एंड मेडिटेशन। ठीक है, वेरी गुड। डायबिटीज है, मेडिटेशन है, और योग। योगा है, वेरी गुड। फिर हमें किस सैंपल साइज, टाइप 1, टाइप 2, है ना। तो हमें कीवर्ड बनाना पड़ता है। जैसे कि हम कोई टॉपिक, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन में हमें कीवर्ड बनाना होता है। कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो आपके जो जिस पे आपको रिसर्च करना है उसका वो मेन वर्ड हो। ठीक है, तो इसमें है इंटर द कीवर्ड एंड अदर नीडेड फिल्टर पैरामीटर्स। अब मान लीजिए कि आपको मैंने कहा कि 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो 5 साल के जो है तो उसमें क्या होगा, उसमें ईयर का भी दिया होता है, तो आपको ईयर भी फिल्टर करना होगा। वो सारा ऑप्शन लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अगर आपको ऑथर का नाम पता है या टॉपिक पता है, तो इन सब चीजों से भी जो है आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कीवर्ड बनाना होता है। कीवर्ड वही हुआ आपका कि जो आपका टॉपिक, जो भी आपने टाइटल सोचा हुआ है, उस टाइटल में ही आपका सारा कीवर्ड छुपा होता है। 4-5 कीवर्ड आप बना के उसको सर्च करते हैं, तो उस तरह का सारा पेपर, उस कीवर्ड का सारा पेपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
अब आर्टिकल रिलेवेंट है या नहीं उसको कैसे पता करेगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जर्नल्स है, लाखों जर्नल्स है हमारे पास, ठीक है। तो आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, किस जर्नल का पेपर पढ़ना है, वो कैसे पता चलेगा आपको? देखिए उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोला ना कि पबमेड गूगल स्कॉलर से अच्छा है, पबमेड को सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। तो अगर आप पबमेड में है तो इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, उसमें आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको सारे अच्छे अच्छे पेपर मिल जाएंगे। अब गूगल स्कॉलर है तो गूगल स्कॉलर में क्या है कि उसमें जो है साइटेड लिखा होता है, अभी दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो जो पेपर जितना ज्यादा साइटेशन होता है ना, साइटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं अपने उसमें हमें रेफरेंस देना होता है, हम ऐसे ही रिसर्च पेपर में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हमें रेफरेंस देना होता है, पिछला रेफरेंस कि पिछले पेपर में ऐसा लिखा गया था। आपको कुछ भी अपने मन का नहीं लिखना है कि योगा बहुत अच्छा है, योगा एंजाइटी पे काम करता है, डिप्रेशन, आपको उसमें साइटेशन देना होता है, रेफरेंस देना होता है। आपको अपने मन से नहीं लिखना है। आपको पहले वाले पेपर में जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूंगी मैंने लिखा कि योगा वर्क्स ऑन डिप्रेशन, तो आपको जो है जहाँ पे वो पेपर है, ठीक है, जिसने भी ये लिखा है, जहाँ पे भी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ है कि योगा डिप्रेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, उसका रेफरेंस मुझे अपने उस सेंटेंस में देना होगा। 1 2 3 या कभी तल ब्रैकेट में आप देखते होंगे रेफरेंस दिया होता है, अगर जो पेपर मैंने भेजा है उसमें भी रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो जो जिस पेपर का साइटेशन जितना, हम तो उसी पेपर का साइटेशन देंगे ना जो बहुत अच्छा पेपर होगा। तो जिस पेपर का साइटेशन जितना अच्छा होता है उसका वो पेपर उतना अच्छा कहलाता है। पबमेड में अगर आप जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर होता है रेटिंग, जैसे किसी जर्नल का, जैसे लैंसेट है, नेचर है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी जर्नल्स हैं। तो ये सब जितने भी जर्नल्स है ना उनके बहुत सारे सब जर्नल्स भी हैं। तो ये सारे जर्नल्स के पेपर बहुत अच्छे होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर हमें देखना होता है, अगर वन इम्पैक्ट फैक्टर, 2 इम्पैक्ट फैक्टर, 3 इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। एसवाइसा से 27 इम्पैक्ट फैक्टर तक जो है पेपर पब्लिश हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया 27, ठीक है। मैम ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि देखिए किसी भी जर्नल का एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। इम्पैक्ट फैक्टर मतलब उस जर्नल का उसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर, ठीक है। तो उतना डिटेल में मत जाइए, वो बात बात का चीज है। तो उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से एक्चुअली होता है कि किस पेपर को जो है ना, किस जर्नल को, जैसे मान लीजिए मेरा एक जर्नल है जिसका नाम मनीषा है, आपका एक जर्नल है जिसका नाम पूनम है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक साल के अंदर मेरे मेरे जो है 50 जो है आर्टिकल छपे मनीषा के जर्नल में, और एक साल के अंदर 50 जो है आर्टिकल जो है पूनम के जर्नल में भी छपे। जर्नल का नाम मनीषा और पूनम है। और मेरा जो 50 जर्नल था, मतलब मेरे जो 50 पेपर थे, उस पेपर में जो है सबसे 1 लाख लोगों ने साइट साइट किया। और जो पूनम का जर्नल था उसको जो है सिर्फ 50 लोगों ने साइट किया या 50,000 लोगों ने साइट किया। तो ज्यादा साइटेशन किसमें हुआ, ज्यादा पेपर का वैल्यू किसको दिया गया? मनीषा। हाँ, तो बस इम्पैक्ट फैक्टर भी ऐसा ही है। इम्पैक्ट फैक्टर हर साल चेंज होता है, कभी भी जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है तो हमेशा के लिए 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला के बेसिस पे होता है, 1 साल तक के लिए होता है इन लोग का इम्पैक्ट फैक्टर, 1 साल के बाद फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें साइटेशन होता है, हेलो, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो जर्नल का जितना साइटेशन, जितना रेफरेंस दिया जाता है जिस जर्नल का, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो जितना इम्पैक्ट फैक्टर होता है जर्नल्स उतना ही अच्छा मानते हैं हम। तो ये भी एक तरीका है कि रिलीवेंट आर्टिकल्स को पता करने का, ठीक है। तो 1 इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है, 2 भी बहुत अच्छा है, 3 भी, मतलब अगर जर्नल का, बहुत सारे जर्नल का तो इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। अधिकतर जो जैसे इंडियन जर्नल्स है या बहुत बहुत सारे है, मैं सिर्फ इंडियन जर्नल्स की, बहुत बहुत सारे जर्नल्स है जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर है ही नहीं, उनको इम्पैक्ट फैक्टर मिला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पेपर पब्लिश करते हैं। तो जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है उस जर्नल को बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे हाँ आपने बताया इम्पैक्ट फैक्टर, हाँ तो हाँ। आपको तो मैम पता ही होगा, तो बेस्ट क्या होता है, मतलब अगर डिजिट में होता है 1 2 3, तो हमें बेस्ट का पता लगाना हो कौन देखिए सबसे पॉइंट अच्छा है? से किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो अच्छा है। बेस्ट में तो आपका देखिए जैसे कि हम लोग का है, जैसे हम लोग में 3 पेपर पब्लिश करना होता है,
लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर तीन इम्पैक्ट फैक्टर का भी किसी ने एक पेपर पब्लिश कर दिया, मतलब 3 इम्पैक्ट फैक्टर में भी किसी का एक पेपर पब्लिश हो गया, तो उसको पीएचडी डिग्री मिलती है। ठीक है, और अगर किसी का 3 पेपर पब्लिश हुआ, देखिए डिग्री दोनों को मिल रही है, जो 3 पेपर पब्लिश कर रहा है नॉन इम्पैक्ट फैक्टर में, और जो एक पेपर पब्लिश कर रहा है 3 इम्पैक्ट फैक्टर में, डिग्री दोनों को मिल रही है, पीएचडी डिग्री। लेकिन आप देखिए इधर 3 पेपर के बराबर एक पेपर को रखा गया है, तो तीन इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है। मतलब पेपर अगर जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर है तो मतलब जर्नल अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत मतलब जितना इम्पैक्ट फैक्टर हो उतना अच्छा है। 1 भी बहुत अच्छा है, 2 भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ओके। योगा रिसर्च क्या होता है ना कि देखिए ये एक्सेप्टेबल है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, एम्स में भी हो रहे हैं, अब तो बहुत जगह पे जो है रिसर्च होना शुरू हो गया है योगा में। पहले तो लिमिटेशन था, जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब से योगा पे फोकस किया, जब से यूएन ने इसमें वर्ल्ड वाइड किया है, तो लेकिन क्या है ना कि एक्सेप्टेंस अभी भी मतलब अभी भी तभी आता है जब कोई बाहर की कंट्री मतलब जैसे जर्मनी है, यूएस है, जो डेवलप कंट्री है, वो लोग जब बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तभी फिर वो इंडिया में आता है, फिर हम इंडियन जो है फिर उसको आगे ये करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज ओके अभी भी, हाँ, योगा रिसर्च में हाई इम्पैक्ट फैक्टर में छपाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेपर है जो हाई हाई इम्पैक्ट फैक्टर में, बस आपका मेथोडोलॉजी सही होना चाहिए पेपर का। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये रहता था, लेकिन अब ऐसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैडम अगर रेटिंग चेक करनी हो पबमेड में, सपोज कैसे चेक करेंगे? क्या क्या रेटिंग? जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ना उसमें, ये पबमेड में सपोज हाँ 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 हाँ। बहुत सारे रिसर्च हैं, और हमें चेक करना कि कौन सा रिसर्च की रेट क्या रेट किया है। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर ही हो गया रेटिंग आपका? इम्पैक्ट ही हो गया इस, हाँ हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर ही हो गया आपका रेटिंग। कैसे पता चलेगा? सपोज मैंने, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ, एक मेरे हाँ पास रिसर्च खोला हुआ है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, हाँ हाँ। तो ये ML मार्स WJ रिंके ने कोई किया है, ये इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये इसका मतलब क्या देखिए impact क्लैरिवेट एक जो है ना आपका, ये है CLARIVAT। है। ठीक है, इसमें जितने भी मतलब इसको हम लोग की यूनिवर्सिटी इसी के इम्पैक्ट फैक्टर बहुत सारे इसमें मिला हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग देते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, थॉमसन का भी आता है उसके बाद, लेकिन जो हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में मानते हैं वो क्लैरिवेट का ही मानते हैं। तो उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए जा करके कि उसमें उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। एक स्टैंडर्डाइज जो है यही है आपका, तो उसमें हम जाके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्यूरियस जर्नल है, बहुत बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, तो उसमें हम जाके देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ठीक है, मतलब जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब जर्नल अच्छा है, चाहे वो 0.9 ही क्यों नहीं हो, चाहे वो 1 ही क्यों नहीं हो, अगर उसको इम्पैक्ट। जर्नल का तो अच्छा है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो आर्टिकल है इनको भी ये कुछ हाँ, तो जिसका रेट साइटेशन रेट ज्यादा है, अब जैसे है। मान लीजिए एक जर्नल में 50 आर्टिकल है, हाँ। तो लेकिन जिसको सबसे ज्यादा साइट किया, मतलब जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा साइट किया हो, साइट करने का मतलब उसको रेफरेंस में यूज किया हो उसके पेपर को, कैसे पता चलेगा? जैसे वो रेफरेंस में मेरे दिखता है, पास वो अभी मैं दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, अभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि प्रैक्टिकली इसको कैसे देखते हैं वो सारा कुछ, लेकिन इसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम मैं आपको दिखा क्या रही हूँ, तो पहले हम थ्योरी समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से क्या पता चलता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोग का? मैम वो स्पेलिंग बताया था, एक बार बता दो आपने। क्या क्या क्या, कौन सा? वो जो आपकी यूनिवर्सिटी मतलब जिसको मानते हैं वो चेक करें तो अच्छा, क्लैरिवेट CLARI CLARI। VAT। ठीक है। ठीक है, ये जो है आपका ये मतलब ये वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पे जाएंगे, जर्नल्स का नाम डालेंगे सर्च में, तो वो आपका इम्पैक्ट फैक्टर दिखा देगा, इसको ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है आपका हो गया। इतने इतने इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, इतने जो भी हमने पढ़ा है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसका डिफिनेशन क्या है, दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा क्या था? पहले तो हमने पढ़ा कि लिटरेचर रिव्यू का डिफिनेशन क्या है,
उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने कि इसको कब करते हैं, सिलेक्ट करना हमने, हाँ, किस वेबसाइट के थ्रू हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, कब करते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं कि इसका प्रोसेस कैसे है, ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल मैं कल पढ़ाऊंगी आपको कि ये रिसर्च आर्टिकल भी दो तरह के होते हैं। फिलहाल हम लोग लिटरेचर रिव्यू देखते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू का मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगी। अच्छा, सबके पास ये है, लैपटॉप है या एक्सेल, कोई मतलब सब लोग एक्सेल यूज करना जानते हैं ना, कैसे करते हैं। हाँ, सभी जानते हैं। कोई ऐसा हो जिसको एक्सेल यूज करना नहीं आता हो, एक्सेल सीट बनाना नहीं आता हो, या किसी के पास लैपटॉप नहीं हो, कोई भी हो। सबके पास लैपटॉप है। सबके नहीं पास मैम, है। मेरे पास नहीं है, मेरे अच्छा, पास नहीं आपके है। पास, अच्छा कोई बात नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा। बनाया भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो भी काम होगा आपका। आप जो है एक पेपर में जो है आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। मैं आपको, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ईयर, ऑथर, टॉपिक, ठीक है, इस तरह मैं आपको कीवर्ड दूंगी और आपको इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, यही हम एक टॉपिक रखते हैं, पूरे रिसर्च इसी टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो अपने कॉपी में ये हेडिंग जो मैं आपको भेजूंगी वो लिख करके, अभी मैं बताऊंगी कि इसको सर्च कैसे करते हैं। इनिशियली आप गूगल स्कॉलर ही यूज कीजिए, एक बार जब आप गूगल स्कॉलर में मास्टर हो जाएंगे तो आपको ये सारी चीजों को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी जो इनिशियल हम करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं वो गूगल स्कॉलर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है हमारा ईयर, ऑथर, टॉपिक जैसे ये दिया हुआ है ना, इसी तरह मैं आपको पैरामीटर्स दूंगी कि आपको एक ईयर का कॉलम बनाना है, एक ऑथर का कॉलम बनाना है, एक टॉपिक का कॉलम बनाना है, इसी तरह करके मैं आपको पैरामीटर्स दूंगी और आपको गूगल स्कॉलर में सर्च करके आपको सर्च करके लेके आना है। मैं पूछूंगी आपसे क्लास में, ये होमवर्क है आपका। आज मैं आपको ग्रुप में ये डालूंगी कि लिटरेचर रिव्यू में किस किस चीज का कॉलम बनाना है। समझ में आ रहा है सबको? मैम Yes, ma'am. सबको ही बना के लेके आना है। हाँ, क्योंकि फिर आप सीखेंगे नहीं तो फिर ये पढ़ना बेकार है, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा था ना पहले क्लास में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ओके। ठीक है। तो मैं ओके। अभी आपको बताऊंगी कि गूगल स्कॉलर यूज कैसे करते हैं और कैसे हम जो है फिल्टर लगाते हैं और कैसे हम अपने आर्टिकल को सर्च करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपको कल इसी टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, एक ही टॉपिक पे आप लोग सबको जो है लिटरेचर रिव्यू करके लाना है। जिसके पास लैपटॉप है आप अपने लैपटॉप में बनाइए, जिसके पास लैपटॉप नहीं है एक कॉपी लीजिए, उसमें कॉलम बनाइए, ठीक है। कॉलम बना करके जो भी पैरामीटर्स मैं शेयर करूंगी वही हेडिंग होना चाहिए और आपको लिखना है कि इस पेपर का ईयर क्या है, इस पेपर के ऑथर कौन है, इस पेपर में कौन सा असेसमेंट टूल यूज किया गया है, ठीक है। वो भेजूंगी, आपको सारा करके लाना है। कम से कम 5 लिटरेचर रिव्यू तो करके लेके आइएगा, ठीक है। कम से कम मतलब एक पेपर जब हम लिखते हैं तो 35 से 40 जो है लिटरेचर रिव्यू करना होता है, लेकिन मैं आपको 5 ही दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। और पुराना पेपर नहीं, रिसेंट पेपर, जो उस टॉपिक पे रिसेंट पेपर होगा उसी को आपको करके लेके आना है। कल मैं पूछूंगी सबसे आपसे, ठीक है। मैम एक बार टॉपिक रिपीट कर दो, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डायबिटिक पेशेंट, यही है ना? हाँ, कोई लिख दीजिए अपने मैसेज में। अच्छा कि मैं इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा गूगल स्क्रीन दिख रहा है, ये दिख Yes, रहा है ma'am. स्क्रीन सबको? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल स्कॉलर। यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल स्कॉलर, देखिए यहाँ पे आ गया नहीं है। जब हम गूगल स्कॉलर यहाँ पे आ गया, ये हमारा जो है ऑनलाइन साइट है आपका पेपर सर्च करने का। चलिए अब हम इसको ये खोलते हैं, ये ऐसा पेज बन के आएगा आपका, ठीक है। जो भी पेपर को हम स्टार करेंगे वो हमारे लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। एक्चुअली ये सब मेरा बना हुआ है तो मैं अभी शो नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, कैसे आता है आपके लाइब्रेरी में, आपको कैसे करना है। ये जो दोनों दिख रहा है ना यहाँ पे, ये प्रोफाइल अपना आप क्रिएट कर सकते हैं और लाइब्रेरी भी आप अपना खुद बना सकते हैं। लाइब्रेरी क्या हुआ?
कि जितने भी पेपर, जैसे मान लीजिए मैं 5 लिटरेचर रिव्यू करने बोली, तो वो पांचों पेपर जो है ना वो स्टार कर देंगे, तो ये पांचों पेपर आपको यहाँ दिखेगा। जितने पेपर को आप स्टार करेंगे वो सारा पेपर आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम एक लेते हैं, क्या क्या बनेगा कीवर्ड, क्या क्या हमने बनाया था कीवर्ड बताइए। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन हाँ, डायबिटीज। हाँ, तो इसमें कीवर्ड क्या क्या था हमारा? डायबिटीज, मेडिटेशन, मेडिटेशन, योगा। चलिए हम लिखते हैं मेडिटेशन। देखिए ये मेडिटेशन आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए, उसके बाद फिर जो है क्या है, डायबिटीज। अब ये मेडिटेशन डायबिटीज भी आ गया, उसके बाद फिर जो है क्या है, योगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कीवर्ड इतना दे दिया, इतना आपको समझने के लिए काफी है। अब देखिए, अभी आपने पूछा ना साइट वगैरह, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अभी थ्योरी में, तो इसको लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे मैं इसको स्टार करूंगी, ये मेरे लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। अभी मैं लाइब्रेरी दिखाई थी ना आपको, तो ये आपका सेव हो जाएगा वहां पे जाकर के। ठीक है, तो मैं इसको जैसे स्टार करूंगी यहाँ पे, तो वो आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। साइट का मतलब होता है कि जैसे ही आप जो है राइट क्लिक करेंगे अपने लैपटॉप से, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ये नए लिंक में खुल जाएगा, नई टैब में खुल जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट भैया। ठीक है, तो ये जैसे ही हम यहाँ पे साइट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जब हम दो को क्लिक करेंगे, तो ये जो है ना हमारा हर जर्नल में एक तरीका होता है रेफरेंस लिखने का। ठीक है, तो उस रेफरेंस का नाम होता है एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकूवर। ठीक है, ये तरीका होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमें रेफरेंस देना पड़ता है कम से कम 35-30 से लेकर के 40 तक का, वो हर जर्नल का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि कितना रेफरेंस देना है आपको। ठीक है, तो वो हमारा एक ये है, जैसे कि साइकोलॉजी या योगा में अधिकतर हम लोग जो है एपीए फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, तो एपीए फॉर्मेट में देखिए, अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे फाटक लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे भी यही है, या मुरनल एस लिखा हुआ है, तो सबका ना फॉर्मेट देखिए अलग अलग है। पहले किसी में टाइटल पहले आ जाता है ऑथर का, ठीक है, किसी में जो है, किसी में टाइटल पहले आ जाता है, किसी में जो है आपका पहले ऑथर का नाम आता है, किसी में जो है आपका ईयर जो है पहले पहले मतलब बाद में आता है। जैसे एमएलए फॉर्मेट पे जाएंगे तो किस ईयर का पेपर है, कभी जो है आपका इसमें ये जो है एपीए में ईयर यहाँ पे पहले आ गया है, यहाँ बाद में। एक मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, एक मिनट। हेलो यस मैम। जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो ये जो है आपका तरीका है कि रेफरेंस हम कैसे देते हैं। सबका रेफरेंस वो जर्नल में लिखा होता है कि कौन सा जर्नल कौन सा रेफरेंस फॉलो करती है। ठीक है, तो एमएलए, एपीएसी, और इस पे क्वेश्चन भी आता है, मैं बता दूं आपको रिसर्च में। ये आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मेट क्या है, वो मैं बता दूंगी आपको, खास करके जो एपीए है और एमएलए है, इन दोनों का। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस यस मैम। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है साइट हो गया,
ये देखिए मैंने कहा था ना कितने लोगों ने साइट किया इस पेपर को, देखिए यहाँ कितना आ रहा है लिखा हुआ, 11 लोग, यहाँ कितना आ रहा है लिखा हुआ 138। 138। तो इन दोनों में से कौन सा पेपर ज्यादा अच्छा होगा? 138 सेकंड। लेकिन मैम इसमें तो 2007 का रिसर्च है, वो 2017 का 10 साल ये हो गए। 2007 और 2017 है, लेकिन अगर आपको रेफरेंस देना हो, जैसे मान लीजिए कि रेफरेंस का, जैसे मान लीजिए इसका टाइटल क्या है, इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, और इसमें राजयोगा नहीं है, तो अगर मान लीजिए आप राजयोगा पे करेंगे तो आपको इसका ही देना होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें सिर्फ इफेक्ट ऑफ योगा लिखा हुआ है, इसमें कोई स्पेसिफिक योगा, कोई स्कूल ऑफ योगा को नहीं ये किया गया है, ठीक है। तो ये 138 है, तो अच्छा साइट मिला है इसको, अगर 2007 का भी पेपर है तो ये अच्छा मतलब इसको मिला। अगर हमारा राज योगा का नहीं होगा तो हम क्यों साइट करेंगे इसको? मान लीजिए लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च, हमने ये यहाँ पे, हाँ लेटेस्ट रिसर्च, मैंने कहा ना कि 5 साल तक का जो रिसर्च पेपर होता है ना, क्योंकि जो नई बातें हैं आपको 5 साल के रिसर्च पेपर में ही मिलेगा, बाकी जो 10 साल पहले हुआ होगा, जैसे इस पेपर को 138 मिला है, हो सकता होगा कि इसमें जो है क्योंकि हमने सिर्फ मेडिटेशन सर्च किया है, हमने कोई मेडिटेशन का नाम नहीं दिया है, जैसे विपासना है, बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक है ना, तो हमने कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये ओवरऑल ले लिया है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे विपासना डाल दें तो फिर ये सिर्फ विपासना वाला ही दिखाएगा, ठीक है। तो फिर ये सहज योगा, राज योगा, ये सब नहीं दिखाएगा फिर। तो हम डिपेंड करता है कि हमारा टाइटल क्या है, मतलब मान लीजिए मुझे हाँ मैडम, ये भी एक अपने आप में एक पॉइंट है कि अगर हम मेडिटेशन का इफेक्ट चेक कर रहे हैं डायबिटीज पे, तो कौन सा मेडिटेशन से कराना चाहिए? नहीं, तो इसीलिए निम्हांस में जेनरिक, ये इतने सारे कंफ्यूजन के कारण ही निम्हांस वालों ने जेनरिक योगा कर दिया है, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स ऑफ योगा है ना, तो निम्हांस में जो भी होता है आप देखिएगा, जब भी पेपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जेनरिक योगा, क्योंकि वो कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कोई राज योगा, हठ योगा, और वो सहज योगा, विपासना, ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बस एक जो चीज उस पे काम आ रहा है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए उस योगा का जो अभी रिसेंट योगा है वो जेनरिक योगा है। जब जेनरिक योगा आप सर्च करेंगे तो देखिएगा आपका निम्हांस का बहुत सारा मॉड्यूल बन के निकल के मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सब मेडिटेशन करने का सबका तरीका अलग अलग है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए जो है जेनरिक योगा अब हमारा टर्म आ गया है, जो रिसेंट टर्म है, जो कोई स्कूल्स को नहीं फॉलो कर रही है, वो सारे स्कूल का मिक्सचर, मतलब वो सिर्फ उसी को फॉलो कर रही है जो वो स्पेसिफिक बीमारी पे काम आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मतलब साइटेशन पता चल गया, कितने लोगों ने साइट किया है, देखिए ये आ गया है आपका। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 2024 का देखना है, मान लीजिए पेपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 2024। तो अब देखिए जितना भी पेपर होगा ना आपके पास, वो 2024 का ही आएगा। ये देख रहे हैं, ये क्यूरियस का है 2024, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा पेपर जो है ना आपका, ये आपका ईयर, हाँ एक रिसर्च ओपन करके चेक करो। अच्छा, एक रिसर्च पहले मैं बता देती हूँ आपको सारा ओवरऑल क्या क्या दिया रहता है इसमें, ठीक है, ताकि आपको लिटरेचर रिव्यू में समझ में आ जाए, जो भी मैं आपको पैरामीटर्स भेजूं वो आप करके आ जाए, ठीक है। ये आपका टाइटल हो गया, ईयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मेट आपको कहाँ से दिखेगा, इस पे क्लिक करने से दिखेगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे फॉर्मेट बता रहा है, बहुत सारे फॉर्मेट है यहाँ पे, तो ये आपको बता रहा है कि मतलब अगर इस फॉर्मेट पे, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है ना कि एक जर्नल, क्योंकि जर्नल बहुत सारे लाखों जर्नल्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर टाइटल्स है, ऑथर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आर कपूर, आर शर्मा, ठीक है, ये ऑथर का नाम दिया हुआ है। जब आप पेपर पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको ये जो मेथड सेक्शन में आपको दिखेगा कि इसमें असेसमेंट, तो इसमें मैं चार ऑथर हैं क्या, आर कपूर, आर शर्मा, वी कंवर, ए भास्कर? हाँ, अभी मैं पेपर खोलूंगी तो सारा का सारा डिटेल दिखेगा, और जब बहुत सारे ऑथर होते हैं तो उसमें एट ऑल लिखा रहता है, ईटी करके ना एट ऑल कर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑथर हो गया। असेसमेंट टूल आपको तो पेपर पढ़ के पता चलेगा, लाइब्रेरी में आपको सेव करना है तो यहाँ से हो जाएगा, ईयर आपको यहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर और तो कुछ ज्यादा नहीं है इसमें,
जर्नल्स देखिए, जैसे ये क्यूरियस जर्नल है, ठीक है, वो मैं दे दूंगी ACM पैरामीटर्स में। ये ACM.O है ना। चलिए मैं एक आपको खोल के दिखा दूँ। जैसे ये हमने खोला ये, ठीक है, बहुत सारा पेपर आधा अधूरा भी होता है। पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा आपको। जब ये पेपर खोलते हैं ना, तो मान लीजिए इसका पीडीएफ हमें देखना है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगी। ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, है ना, ये आपके सारे ऑथर्स का नाम है, पूरा डिटेल है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में आपको पूरी कहानी शॉर्ट में करके लिखी होती है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये पेपर जो भी होगा, जो पेपर आपको अच्छा लगेगा वो पढ़ के आइएगा, उसी से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबका पेपर अलग अलग होना चाहिए ताकि मैं देखूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्टडी एम क्या है? एम एक ही होता है किसी भी पेपर का, 10 एम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव जो है 10 हो सकता है, एम लेकिन आपका एक ही होगा, ठीक है। देखिए सैंपल साइज दिया हुआ है। इंटरवेंशन योगा, हम लोग योगा के स्टूडेंट है तो हमारा इंटरवेंशन हमेशा योगा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है, इथिकल कंसिडरेशन, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये सारी चीजें है आपकी, ठीक है। मतलब हमें समराइज करना है ना मैडम पूरे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ के जो भी पैरामीटर्स होगा उसको आपको देना है, ठीक है। तो ये हो गया। और तो कुछ भी नहीं है, इतना आपको मैं दे दूंगी। आप अपना लिटरेचर रिव्यू करके आइएगा, अभी मैं ग्रुप में दे दूंगी। और होमवर्क जरूर करके आया कीजिए। होमवर्क नहीं कीजिएगा, रिसर्च नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर दिक्कत भी आती है आपको खुद से करने में, तो उसको लिखिए और मेरे से डिस्कस कीजिए कि हाँ हमने ये किया था तो हमें नहीं समझ में आया, यहाँ पे हम फंस रहे हैं, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये पूछिए मेरे से। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास जो है डाउट जरूर होगा, नहीं पढ़ाई करने वालों के पास डाउट नहीं होता है, ठीक है। तो कल अभी जो होमवर्क दूंगी बैठ के कीजिए। और क्लास अभी हम यहाँ पे ओवर करते हैं। जितेंद्र जी आ गए हैं क्लास के लिए। आज क्लास है ना आपकी 3 to 4 वाली? मैम हाँ मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। मैम तो अभी आपने बताया था एक्सपेरिमेंटल टूल्स भी ऐसा कुछ मेंशन करना है, तो वो हाँ, कैसे होगा? वो रिसर्च सुनने में जब आप मेथड सेक्शन में देखेंगे ना, वो मेथड सेक्शन में मिलेगा आपको। मेथड सेक्शन में मिलेगा कि ये रिसर्च कैसे हुआ है, ठीक है। ओके मैम, उसी ओके में आपको सैंपल साइज भी मिल जाएगा, सैंपल भी मिल जाएगा, मेथड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो और मच। कोई ओके ओके। हाँ, और कोई है? अभी क्लास किसकी होगी? जितेंद्र सर की। हाँ जितेंद्र सर की क्लास है मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो अभी तक आए नहीं ना, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।